तो इसमें अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टॉपिक था। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस की भाषा है वो क्या है, अकाउंट्स है, क्योंकि अकाउंट्स में जो भी होगा वो बिजनेस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, अकाउंट्स से पता चलता है। तो अकाउंट्स जो होते हैं वो बिजनेस की लैंग्वेज होती है। सिंस द मेन एम ऑफ a language is to serve as a means of communication. Accounting communicates the result of business activities to management, owners, investor, creditors, lenders, government, etc. तो ये कह रहा है भाई जो अकाउंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं? वेरियस पार्टीज को। किस किस को? मैनेजमेंट को, ओनर्स को। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो। ओनर बिजनेस के जो मालिक होते हैं। मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करती है वो होती है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमने उधार में माल खरीदा हुआ है और उनको बिजनेस मतलब हमें मतलब बिजनेस को पेमेंट करनी होती है, वो क्रेडिटर होते हैं। लेंडर कौन होते हैं? जो बिजनेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गए। तो ये बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, चलाए। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग जो है इनको सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। टू बी यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन जो है कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ इंश्योर करें? पहला, इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जो भी वित्तीय निर्णय लिए जाने हैं, फाइनेंस से संबंधित जो भी निर्णय है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करे उन डिसीजन को लेने में। इट शुड सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर इट शुड सर्व द यूजर्स। जो भी यूजर हैं वो यूजर को विश्वास हो जाना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, वो इन प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ये अपनी डिसीजन लेने के लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान रहे हैं। कौन? यूजर्स। यूजर में कौन आ गया? मैनेजर, ओनर, इन्वेस्टर, वो सभी जो भी ऊपर डिस्कस किए थे हमने। तो ये जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है, इनको मतलब यूजर्स को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि जो आप ये सूचनाएं यहाँ से ले रहे हो वो क्या है? सूचनाएं सही हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है वो सही है। इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द अमाउंट ऑफ टाइमिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या सूचना दे? जो अकाउंटिंग से जो सूचना मिलेगी वो उससे क्या होना चाहिए? प्रिडिक्शन, मतलब पूर्वानुमान लगाया जा सके। किस चीज़ का? उस अमाउंट का और उस टाइमिंग का जो भविष्य में कैश आएगा और जाएगा, कितना कैश आना है और कितना जाना है, इसकी प्रिडिक्शन लगाई जा सके। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अकाउंट से मिलनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी हेल्पफुल इन जजिंग द मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज इफेक्टिवली। जो इंफॉर्मेशन मिले अकाउंट से वो हेल्पफुल हो किसमें? जजमेंट करने में। किस चीज़ की जजमेंट करनी होती है? मैनेजमेंट की एबिलिटी की, कि मैनेजमेंट जो है वो उसकी कुशलता की, मैनेजमेंट कितनी कुशल है। ठीक है, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेज इफेक्टिवली। जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस एंटरप्राइजेज के रिसोर्सेज का कितना बढ़िया तरीके से यूज कर रही है, इसकी जानकारी अकाउंट से प्राप्त होनी चाहिए। वो कैसे होगी? अकाउंट्स में यदि हम देखें हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इट मीन्स जो मैनेजमेंट है वो रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल कर रही है और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रही। It should provide information regarding the assumption used in preparing financial statements. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये बताए कि उसमें क्या चीज़ हमने अज्यूम करी है पहले। जैसे अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैं क्या अज्यूम करके चलती हूँ कि आपने मैथ पढ़ा हुआ है 10th तक, तो आपको कैलकुलेशंस आती हैं, आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना आता होगा, माइनस करना आता होगा। तो ये मेरी अजम्पशन है। एजम्पशन होता है किसी चीज़ के बारे में पहले अज्यूम करना कि भाई मतलब अब मैं आपको एक में एक जोड़ के कितना आएगा, दो में दो जोड़ के कितना आएगा, ये चीज़ तो नहीं बताएंगे हम आपको उससे आगे के स्टेप पर लेकर चलते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस बच्चे को ये कैलकुलेशंस तो आती ही होंगी। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अपनी अजम्पशन को जरूर बताए कि उन्होंने क्या अज्यूम किया है, अकाउंट बनाने से पहले क्या अज्यूम किया गया है, तो वो पता चलना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी।
इसको वो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स को बतानी चाहिए कि जो हमारे समाज को अफेक्ट करती है, वे सारी इंफॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। बार बार हम बात कर रहे हैं कि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये जो यूजर्स हैं कौन, यूजर्स कौन है, अभी हमने जो डिस्कस किया मैनेजमेंट, ओनर, इन्वेस्टर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आ गया है। यूजर्स दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन हो गए, जिनका बिजनेस के जो अंदर ही कार्य करने वाले लोग हैं वो होते हैं इंटरनल यूजर्स। जैसे कि ओनर, ओनर का मतलब हो गया मालिक, ठीक है। और मालिक क्या जानना चाहता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कम हो रहे हैं। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मालिक ये जानना चाहता है। और व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के पास जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो फिक्स है, कई सालों तक इस्तेमाल करेगा बिजनेस, तो उनकी वैल्यू कितनी है, तो ओनर ये सब जानना चाहता है। और ये सब उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेंगी ये सारी बातें। तो ये इंटरनल यूजर होता है, जो बिजनेस के अंदर ही होता है, बिजनेस के बाहर नहीं है, ये बिजनेस के अंदर ही। दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, मैनेजर्स, मैनेजर्स को बिजनेस स्मूथली रन करे, आराम से चले, इसके लिए उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। और डिसीजन लेने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए। तो जो अकाउंटिंग है मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जिससे वो आगे डिसीजन लें और बिजनेस जो है वो अच्छे से चलेगा। However, most of the needs of management are met by unpublished internal reports, which are prepared most frequently to meet the specific requirement of the business. Such unpublished or internal reports provide the information relating to the cost of a product. मैनेजर को क्या इन्फॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड का मतलब ऐसी सूचनाएं जो पब्लिश नहीं की जाती, ज्यादा पब्लिकली उनको नहीं बताया जाता, केवल किसको पता होती है, मैनेजर को। क्या चीज है वो, पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाया तो उसकी कॉस्ट क्या आई। स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको, उसकी इंक्रीज होने की स्पीड क्या है, वही कॉस्ट वो तेजी से बढ़ रही है या कम हो रही है या स्टेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो हर एक प्रोडक्ट की, किस प्रोडक्ट की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, किस प्रोडक्ट को बेचने से क्या क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, वो जानकारी। रीजंस और फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, अगर सेल क्या होती है, माल को बेचते हैं हम, प्रॉफिट क्या होता है, अभी कोई चीज 100 रुपए की हमने 125 रुपए में बेच दी तो 25 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जो ये सेल इंक्रीज होना और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसके रीजन क्या है वो पता चलते हैं। तो ये एस्टिमेट द फ्यूचर से, अब मैनेजर क्या कर सकता है, उसने पिछले 2-3 साल का डाटा उठाया, जैसे आप देखें स्टूडेंट पढ़ रहा है भाई, उसके 9th में इतने मार्क्स, 10th में इतने मार्क्स, 11th में, तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है फ्यूचर +2 के बारे में कि वो इतने परसेंटेज तो ले ही लेगा। ऐसे ही मैनेजर यहाँ पर ये देखता है पिछले कुछ सालों से भी सेल इतनी चल रही है, प्रॉफिट इतना चल रहा है, तो भविष्य के लिए वो फिर एस्टिमेट कर सकता है, पूर्वानुमान लगा सकता है कि प्रॉफिट कितना होगा या सेल्स कितनी होगी। मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड, मैनेजमेंट को ये सारी सूचनाएं डायरेक्टली मिल जाती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंशियल क्या कहोगे इसको, ये सभी को नहीं बताई जाती, मतलब सिर्फ मैनेजर को ये बातें पता होती हैं। तो ये अकाउंट्स बनाने से इनको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। सेकंड आ जाती थी इंटरनल। इंटरनल में कौन कौन आया, ओनर और मैनेजमेंट। सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर जो एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के व्यक्ति हैं वो एक्सटर्नल में आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें बताया इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन आएगा इसमें, देखिए इन्वेस्टर आ गए, ठीक है, क्रेडिटर्स आ गए। लेंडर कौन होते हैं, जो बिजनेस को लोन देते हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बिजनेस, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस का जो लेवल है वो बड़े हाई लेवल पर बिजनेस हो रहा है, और एक व्यक्ति के पास इतने फाइनेंशियल पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, तो वो क्या करता है, लोन लेता है बैंक से। लेंडर कौन है, जो उसको बैंक लोन दे रहा है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है
ठीक है, तो वो लोन देती हैं, वो लेंडर कहलाती हैं। एम्प्लॉइज हो गए, जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो भी एक्सटर्नल में। गवर्नमेंट हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है बिजनेस से। तो ये सारी पार्टीज हैं, और ये किस में आ जाती है? एक्सटर्नल यूजर्स में। सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब ये आप ये देख लेना, इसमें दिया हुआ है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलती है। तो वो ये कोशिश करते हैं ये जानने की अकाउंट्स के माध्यम से कि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है उनका। वो ये देखेंगे कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी सैलरी भी बढ़ने के चांस होंगे ना, उनको बोनस आदि मिलेगा, तो इसलिए वो मतलब इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सारे आप पढ़ लेना, जो इसमें क्लियर ना हो आप पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इजी है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल है अकाउंटिंग? पहला, मैनेजर जो होता है उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है सब कुछ, उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगी? अकाउंट से मिलेगी। तो मैनेजर जो अकाउंटिंग है वो प्लानिंग करने में हेल्पफुल होता है। फिर दूसरा, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वहाँ भी उसको सूचनाएं चाहिए मैनेजर को। तो ये सूचनाएं का जैसे एग्जांपल लिया, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट जो बनाया कंपनी ने उसका सेल प्राइस, कितने प्राइस पर उसको बेचा जाए, कितने डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर की जाए। डिस्काउंट का मतलब आप सभी समझते होंगे, 100 रुपए की कोई चीज है उसको 90 रुपए में दे दिया तो 10 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट। तो कितने डिस्काउंट कस्टमर को ऑफर की जानी चाहिए। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग। अब ये जो डिसीजन लेने हैं मैनेजर को, तो अकाउंटिंग से उसको सूचनाएं मिलेगी और वो ये सारे डिसीजन आसानी से ले सकता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है बहुत बड़ी, तो वहाँ पर जब तक हम सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, हमारे प्रॉफिट बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैनेजर को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और इस कंट्रोलिंग में भी अकाउंटिंग क्या करता है? उसकी मदद करता है मैनेजमेंट की। ये 3 पॉइंट्स थे कि मैनेजमेंट की हेल्प करता है अकाउंटिंग। सेकेंड आ जाता है प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये बात हम बार बार करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग से क्या पता चलता है हमें? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, एक पर्टिकुलर पीरियड, मतलब 12 महीने का जो प्रॉफिट या लॉस है वो पता चलता है। या तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में या लॉस होगा, ये अकाउंटिंग बताएगी हमें। अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स बनाए हमने, वहां से पता चलेगा। फोर्थ पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो बैलेंस शीट होती है ना, उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का पता चलता है। तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल, ये 3 चीजें आती हैं। तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा अकाउंट से। ये सारी चीजें आपको डिटेल में आएंगी आगे, तो फिलहाल आप इतना एक आउटर लाइन इसकी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी क्या 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 इसके। नेक्स्ट है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपैरिजन करने में मदद करता है अकाउंटिंग। कैसे? जैसे पिछले कुछ सालों का डाटा उठा लें, ठीक है, या तो 1 ईयर का ही डेटा हम लेंगे, 1 ईयर में ही हम आ, हाँ, नहीं 1 ईयर का नहीं लिया इसने, ये कह रहा है कि भी पिछले इस साल जो हमारा कॉस्ट आई किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मैनेजर क्या करता है वो, या जो बिजनेस क्या करता है वो पिछला डाटा पिछले साल का भी उठाएगा। भाई पिछले साल ये कॉस्ट कितनी आई थी, इस साल कितनी है, पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना है। ठीक है, तो ये कंपेयर हम कर सकते हैं, पिछले साल हमारी सेल कितनी थी, इस साल हमारी सेल कितनी है। तो ये सारी चीजें हम कंपेयर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम अकाउंट्स में, जैसे कि आपकी मार्कशीट आती है 10th की और 12th की, आप कंपेयर कर सकते हो मार्कशीट को देख कर कि भी 10th में तो इतनी परसेंटेज थी, इसमें इतनी है। तो ऐसे ही जो बिजनेसमैन है वो भी कंपेयर कर सकता है कि हमारा जो 1 साल 2 साल पहले का प्रॉफिट कितना था और अब 1-2 साल के बाद का प्रॉफिट हमारा कितना है। तो अकाउंटिंग जो है वो कंपेरिजन करने में मदद करता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, तो अकाउंटिंग से पता चलेगा कि इनकम कितनी है, उस इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। एविडेंस इन लीगल, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। हमारे अकाउंट्स में हम सब रिकॉर्ड रखेंगे, कल को कोई केस हो जाता है हमारी कंपनी पे, हमारे बिजनेस पर, तो ये एविडेंस की प्रूफ के रूप में काम आती है। फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर
मान लीजिए मैं बिजनेस कर रही हूँ, 10-15 साल मैंने बिजनेस किया, आगे मेरा मन नहीं है, मेरा मन है कि भी मैं इसको बेच दूं अपने बिजनेस को। तो मुझे अपने बिजनेस को बेचना है, तो जिसको मैं बेचूंगी उसको मैं बताऊंगी भी इतना अमाउंट बनेगा, आप इतना अमाउंट मुझे दे दे। वो अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? मैं अपने अकाउंट्स उठाऊंगी, वहां से देखूंगी भाई कितना टोटल अमाउंट का एसेट मेरे बिजनेस में लगी हुई है। तो ये बिजनेस को सेल करने के टाइम पर अकाउंट्स जो है वो मदद करते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। कोई भी बैंक जो है ना वो आपको लोन ऐसे ही नहीं देगा, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, पिछले कई सालों के बैलेंस शीट देखेगा और ये देखता है कि भाई इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो वो लोन दे देगा, और यदि प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो बैंक भी लोन नहीं देंगे। तो लोन लेने के लिए भी अकाउंट्स जो है वो ही मदद करते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप में ये आपका 12th में आएंगे, अकाउंट्स में के टॉपिक हैं ये सारे, कि एडमिशन हो जाता है कोई पार्टनर को कैसे हम अपने बिजनेस में लेते हैं, उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा, यदि उसकी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फर्म ही बंद हो जाती है। तो ये सारे केसेस में अकाउंट के अंदर सारी डिटेल्स हम लिखते हैं, तो हमें फर्म की जो गुडविल, ये आप आगे आएगा, अभी गुडविल इस डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये क्या है, हमें मदद करता है अकाउंटिंग। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। कोई भी गलती है या कोई भी धोखाधड़ी छल कपट है तो उसका पता हमें अकाउंट से लग जाता है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को जब सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर कोई भी कर्मचारी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस एरर को, उस गलती को, उस फ्रॉड को पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला लिमिटेशन मतलब सीमाएं भी हैं अकाउंट्स की कुछ, तो कौन कौन सी हैं? पहला, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो है, जो अकाउंट्स बना रहा है व्यक्ति, उसकी सोच क्या है, उसकी पर्सनल जजमेंट क्या है, अकाउंट्स उससे इफेक्ट होते हैं। जैसे किसी भी आप मैथ के क्वेश्चंस निकालते हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक बच्चा एक तरीके को फॉलो करता है, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, तो ये पर्सनल जजमेंट होगी ना उनकी। इसी प्रकार से जो एक अकाउंटिंग का कार्य जो कर रहा है व्यक्ति, उसकी क्या सोच है अकाउंट बनाने में, उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। एक बिजनेस में जो अकाउंट बनाने वाला व्यक्ति है वो कुछ और सोचता है, भी नहीं इस मेथड का प्रयोग किया जाए। दूसरे बिजनेस वाले उसमें ये जो अकाउंटिंग बनाने वाला व्यक्ति है उसकी सोच कुछ और है, तो इन दो बिजनेस को कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये पर्सनल जजमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। आगे भी चैप्टर आने वाला है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का, तो ये कह रहा है भी अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है और कन्वेंशन है, अकाउंटिंग उनके ऊपर बेस्ड होती है, जिसके कारण कई बार हमें समस्या आ जाती है। जैसे एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आज बिजनेस शुरू किया, मैंने एसेट खरीदी 5 लाख की, ठीक है, तो उसको मैंने अपने बुक्स में लिख लिया बैलेंस शीट में कि 5 लाख की एसेट आ गई, और आज से 10 साल के बाद भी अकाउंट में हिस्टोरिकल कॉस्ट को यानी 5 लाख को ही लिखा जाएगा। 10 साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाता, जो जितने में वो खरीदी थी उसी को। तो ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें लिमिटेशन है, क्योंकि जब वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग तो वो नई वैल्यू लिखी जानी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं लिखी जाती, तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। Accounting statement provide only the incomplete information because the actual profit and loss of a business can be known only when the business is closed down। भाई ये तो कह रहा है कि जब हम बिजनेस को बिल्कुल बंद कर देते हैं ना, उस समय हमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ। ये अकाउंट्स बनाने से हमें एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं पता चल सकते, तो ये लिमिटेशन में आ जाता है ये वाला पॉइंट। फिर ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मात्रा में माप सकें, ठीक है, कि भाई जैसे मुझे कोई जिसको मनी में मापा जा सके। भाई बिजनेस बंद रहा मान लो कोरोना काल में, ठीक है, तो हमने देखा कि बिजनेस बंद रहने से मेरा 10 लाख का, 1 करोड़ का, इतने का नुकसान हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी कि जिसको माप सकते हैं हम। लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कैसी होती है, क्वालिटेटिव, उनको मापा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट जब चेंज हो जाए, ठीक है, तो उससे कितना लॉस किसी बिजनेस को हो सकता है, इस चीज को पैसे में नहीं मापा जा सकता। तो ये सूचना कैसी होगी, क्वालिटेटिव, और इसको बुक्स में भी नहीं लिखा जा सकता। लेकिन बढ़िया मैनेजर के जाने से नुकसान तो हो रहा है, पर हम उसको मनी में मेजर नहीं कर पा रहे, तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इसमें नहीं लिखा जाता। ओमिशन मतलब छोड़ दिया जाता है।
ओमिशन का मतलब है कि अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता, छोड़ दिया जाता है। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, ये मनी में नहीं मापा जा सकता, तो इसको भी अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। जबकि इस चीज का इफेक्ट आता है, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़िया होगी तो कस्टमर ज्यादा आते हैं उसके पास, लेकिन इस चीज को मनी में ना मेजर कर पाने के कारण अकाउंट्स में नहीं लिख पा रहे हम, तो ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं। लेबर रिलेशन कैसे है, मैनेजमेंट के और लेबर, काम करने वाले जो लेबर है उनके रिलेशन, संबंध कैसे हैं, ये चीज भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। और इसको, अगर रिलेशन बढ़िया है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, रिलेशन बढ़िया नहीं है तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इफेक्ट तो पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, बट इसको अकाउंट में नहीं लिख पा रहे, क्यों? क्योंकि ये कैसी इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया जाता है, ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई बिल्डिंग, लैंड, प्लांट हमने खरीदा, तो उसको आज के टाइम पर उसका प्राइस क्या है वो नहीं लिखा जाता, जितने में आज से 10 साल पहले खरीदी होगी वही मूल्य उसका लिखा जाता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेट कर देना, चेंज कर देना, दिखावा करना। किस चीज का दिखावा? जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का मेरा टाइम पीरियड है जो मैं खाते बनाती हूँ। 20 मार्च को मेरे पास ऑर्डर आ गया कि भाई इतना माल भेज दो, ठीक है, भाई 10 लाख का माल भेजो आप, जबकि ये माल जाना तो था अप्रैल या मई में, ठीक है, अप्रैल में लगा लेते हैं कि अप्रैल में मैंने इसको माल भेजना था, लेकिन मैं इस 10 लाख के माल को आज ही अपने अकाउंट्स में इसी साल में दिखा रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? सेल बढ़ी हुई दिखेगी। मैंने बैंक से लोन लेना है, मैं फटाफट जाके पहुंचूंगी, देखो जी मेरी तो ये इतने की सेल है, तो ये क्या हो गया? विंडो ड्रेसिंग, दिखावा करना। तो यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग जो है वो एक लिमिटेशन है अकाउंट्स के लिए। इसके बाद अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जो अकाउंट्स हैं ये जो इसमें फोरकास्टिंग होता है, फ्यूचर के लिए कोई भी चीज प्रिडिक्शन करना, अज्यूम करना। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं वो पिछला रिकॉर्ड होता है, भविष्य कैसा होगा ये तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, तो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन पिछले अकाउंट के बेस पर नहीं की जा सकती। हो सकता है भी कोई प्रोडक्ट पिछले साल खूब ज्यादा बिका हो और इस बार क्या हुआ, नई कंपनी आ गई, उसने हमारे से कम रेट में अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वो तो जो कस्टमर है, जो माल खरीदने वाले लोग हैं वो हमारा माल नहीं खरीदेंगे। तो हमने तो ये देखा कि पिछले साल बहुत ज्यादा सेल थी, अकाउंट बता रहे हैं हमारे, और हम कह देते हैं भाई अगले साल हमारी इससे भी डबल होगी, जबकि कुछ और वो कंपनी आने के कारण हमारी सेल जितनी पिछले साल थी उतनी भी नहीं रहेगी, उससे भी कम हो जाएगी। तो फोरकास्टिंग के लिए ये अनसुटेबल है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? देखिए, पहला है रिलायबिलिटी, विशेषताएं बता रखी है क्वालिटेटिव, गुणात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है? रिलायबिलिटी, ये कह रहा है भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए, अकाउंट से जो भी सूचना मिले वो कैसी हो? विश्वसनीय होनी चाहिए, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा आपको ये पॉइंट। सेकंड है रेलिवेंस, अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, आलतू फालतू की सूचनाएं इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो जिससे, तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तभी। अब यूजर्स जो हैं, मान लो जो बैंक है, बैंक तो ये लोन दे रहा है बिजनेस को, उसका इंटरेस्ट क्या है? वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है, भी क्या प्रॉफिट एंड लॉस कमा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ब्याज भी दे देंगे, हमारा लोन भी वापस कर देंगे। अब बैंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसकी, मैनेजमेंट के, लेबर के रिलेशन कैसे हैं इनके, इस तरह की सूचनाओं में बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो रेलिवेंट होनी चाहिए सूचना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो भी बिजनेस, एंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी के जो भी उद्देश्य हैं, अकाउंटिंग की जो सूचनाएं हैं इस उद्देश्य के साथ उसका संबंध होना चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। अननेसेसरी ऐसी सूचनाएं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, या इररेलिवेंट है जो ऐसी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आनी चाहिए, तो रेलिवेंसी का ये मतलब होता है। नेक्स्ट आ गया अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी हो, शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए सिंपल, इस तरीके से प्रेजेंट की जाए कि उसको कोई भी यूजर जो है वो आसानी से समझ सके, इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉइज, इनको आसानी से वो सूचनाएं समझ आ जानी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए।
A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty. This can be done by giving relevant explanatory notes to explain the information given in the financial statement. ठीक है ना भाई, किसी को यदि नॉलेज नहीं है, अब एक सामान्य व्यक्ति को अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, उसको नहीं पता, तो एक ये कह रहा है भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के नीचे नोट्स वगैरह बना के थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दो, ताकि वो एक सामान्य व्यक्ति को भी ये सारी सूचनाएं समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। कंपेरेटिबिलिटी, कंपेरेबिलिटी यानी कि कंपेयर करने के लायक होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस होता है पिछले साल का और करंट ईयर होता है इस साल का। तो ऐसी सूचनाएं जो है वो इस रूप में प्रस्तुत की जाएं ताकि हम पिछले साल के जो डाटा है उसको इस साल से कंपेयर कर सकें, तभी तो पता चलेगा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिछले साल प्रॉफिट 1 लाख था, इस साल 2 लाख हो गया, तो हमें पता चला कंपेयर करने से। और कंपेरेबिलिटी कब पॉसिबल है, जब डाटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक तरीके सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाए, पिछले साल का भी डाटा लिया जाए और इस साल का भी। फेथफुल प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड आ रहा है ना बार बार, इसका क्या मतलब है, क्या कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं ना हम, उसको एक सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करना, विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एग्जैक्टली शो करना चाहिए, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वहां भी बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, फेथफुल होता है, विश्वसनीय सूचनाएं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग के जो रोल है वो क्या है? रोल ऑफ ए लैंग्वेज, हमने ये बताया कि बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंट्स। बिजनेस के बारे में कौन बताता है? अकाउंट्स बताता है, तो उसकी लैंग्वेज भाषा होगी उसकी। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यानी जो जितने भी पीछे लेन देन हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब हर साल, क्रोनोलॉजिकल भी जैसे आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, तो आपके पास अपनी अपनी मार्कशीट रखी हुई है हर एक क्लास की, तो ये क्रोनोलॉजिकल हो गया। अकाउंट्स में भी ऐसे ही होता है, जब शुरू से लेकर जैसे जैसे लेन देन होते हैं उनको उसी रूप में लिखा जाता है, तो अकाउंट्स में सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड हमें मिल सकता है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ये डिटरमाइन, ये निर्धारित हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का निर्धारण किया जा सकता है फोर्थ पॉइंट में। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी यूजर्स है जो हमारी पार्टी हैं, अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लेंडर्स, बैंक, एम्प्लॉइज, इनको सबको सूचनाएं मिलती हैं इससे, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल भी अदा करता है। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ सर्विस एक्टिविटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू द यूजर इन डिफरेंट वेज। तो ये सर्विस दे रहा है एक तरह से यूजर्स को, लगभग इससे पहले वाला और ये पॉइंट दोनों लगभग सेम ही है। तो क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ये करवाता है।